नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में जो 3 मौलिक अधिकार बच गए थे हम उसे कवर करेंगे। इसे पिछली वीडियो में मैंने जो पहले 3 मौलिक अधिकार हैं उन्हें कवर कर दिया है, आप उसे ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम जो बाकी के 3 मौलिक अधिकार हैं उन्हें डिटेल में कवर करेंगे उदाहरण के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं उसे भी इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है। तो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 25 देखते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की, धार्मिक रीति रिवाज मनाने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो इसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 के तहत मिलती है। आप देखते होंगे कि मुहर्रम के अवसर पर मुसलमान ताजिया निकालते हैं, उसी प्रकार हिंदू शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकालते हैं। तो उन्हें अपने रीति रिवाज को मनाने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। ये स्वतंत्रता आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी अधिकारी इसके खिलाफ आपसे 2-5 नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रता आपको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार में दी गई है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 26 ही ये हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म की संस्था का निर्माण करवा सकते हैं, जैसे कि मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, मस्जिद का निर्माण करवा सकते हैं, गिरजाघर का निर्माण करवा सकते हैं या गुरुद्वारे का निर्माण करवा सकते हैं। तो हम किसी भी धार्मिक संस्था का निर्माण करवा सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 द्वारा में मौलिक अधिकार है। और उसी के साथ साथ इसमें लिखा है कि कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन। तो जैसे कि आप मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ पर दान पेटी होती होगी और उस पर लिखा होता है कि कृपया दान इसी में डालें। तो मंदिर क्या करते हैं? इसके द्वारा धन अर्जन करते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है और साथ ही साथ स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। तो आप मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक संस्था हो उसे चलाने के लिए ट्रस्ट बनता है ना। तो ट्रस्ट में क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, तो वही उस धार्मिक संस्था को चलाते हैं। तो इसमें दिया गया है अधिकार कि स्वामित्व व प्रशासन करने का भी अधिकार है। तो ये हमें अनुच्छेद 26 कहता है। तो उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त होगा, यानी कि टैक्स फ्री होगा। अगर आप किसी भी धार्मिक संस्था को डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो आपके उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। तो आप अगर किसी भी धार्मिक संस्था को दान करेंगे तो आपके उस धन पर टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद 27 कहता है। और वो धार्मिक संस्था जो है, जो मंदिर है या मस्जिद है, उसके पास भी जो धन या संपत्ति है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद 27 कहता है। तो अनुच्छेद 27 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है? सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 28 ये कहता है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं, यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, वो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे और ना ही किसी भी प्रकार के धर्म के उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 28 कहता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अब हम देखते हैं 5वां मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
तो इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में है, यानी कि इसके दो ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 29 और 30। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 29 में है। अब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जितने भी हैं, ये मैंने एक वीडियो में कवर कर रखे हैं और मैंने आपको उसमें ट्रिक से बताए हुए हैं कि कैसे उसे याद करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसे याद कैसे करना है अनुच्छेद 29 को, कि ये अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। तो आज भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इसका जिक्र है। तो मैंने उस समय आपको बताया था उस वीडियो में कि हम एक इमेज से इसे याद करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ पिक्चर से याद करते हो तो आप ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो। तो इसे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29 कैसे अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, ये कैसे याद करेंगे। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो 2 है, इसकी इमेज ऐसी है, आप अपने दिमाग में ऐसे कॉन्सेंट्रेट करें कि जो 2 है ये ऐसे लग रहा है कि एक झुका हुआ व्यक्ति है, मतलब एक गिड़गिड़ा रहा व्यक्ति है। तो जब संविधान नहीं बना था उस समय जो माइनॉरिटी थी, यानी कि जो अल्पसंख्यक थे, वो भी अपने अधिकारों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, मतलब झुके हुए थे। पर जैसे ही संविधान में उन्हें मतलब पावर दी गई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया, संविधान बना, तो वो उठकर खड़े हो गए। अब वो सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। पहले वो झुके हुए थे, तो जो 2 है ये ऐसे लग रहा है ना कि झुका हुआ व्यक्ति है, पर जैसे ही उनको अधिकार मिले तो वो खड़े हो गए। तो 9 जो है ऐसा लग रहा है कि खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो इस प्रकार आप इमेज से याद कर सकते हैं कि जो अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यक के हितों से संरक्षण से रिलेटेड है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उस समय आपको ऑप्शन में आएगा 26, 27, 28 अनुच्छेद, तो आप कैसे देखेंगे अनुच्छेद 29 आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपके दिमाग में ये इमेज क्लिक करेगी कि जो अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं इसके अंतर्गत है क्या। तो इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो मतलब किसी भी भाषा, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति को शैक्षिक संस्थानों यानी कि स्कूल, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, ये अनुच्छेद 29 कहता है। तो अनुच्छेद 29 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो हमने अनुच्छेद 28 में पढ़ा था कि सरकारी खर्च से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर अनुच्छेद 30 ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, मतलब सरकारी खर्च से ही वो चलेगा। उदाहरण के लिए मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय होगा, तो हम मदरसा चला सकते हैं, संस्कृत विद्यालय भी खोल सकते हैं, ये छूट हमें देता है अनुच्छेद 30। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग ये चला सकता है और उसे सरकारी खर्च मतलब कि सरकार के द्वारा तनख्वाह भी मिलेगी, तो ये अनुच्छेद 30 कहता है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बाद अब हम देखते हैं छठा मौलिक अधिकार। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो इससे पहले हमने अनुच्छेद 29 देखा, 30 देखा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 32। तो हमने अनुच्छेद 31 नहीं देखा, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है और इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से ख़त्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए हम इस वीडियो में संपत्ति का अधिकार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो अब कानूनी अधिकार है। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार कवर कर रहे हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहते हैं। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे आप किसी भी केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर अगर आप
आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। तो जो मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है उसे रिट कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। कौन कौन से? पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। एक्चुअली ये जो शब्द है ये इंग्लिश में जो लिखे हैं ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, इसलिए थोड़ा अलग है, इसे याद रखिएगा। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में तो सिंपल ही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमा आदेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, इसे इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। चौथा रिट है प्रतिषेध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। और पांचवा है उत्प्रेषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्च्योरेरी। तो ये 5 रिट हैं। उसके बाद अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले 5 प्रकार के रिट को डिटेल में बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करना। तो ये क्यों कहते हैं इसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके अंतर्गत क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा उदाहरण से समझाऊंगा। तो जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। मान लीजिए आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया और आपको जेल में बंद कर दिया। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 22 के तहत आपको ये अधिकार है कि आप उसे हिरासत में लेने का कारण पूछ सकते हैं, और जब उसने आपको जेल में बंद कर दिया उसके 24 घंटे के अंदर उसे आपको जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा। ये आपका अधिकार है कि मान लीजिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और जेल के अंदर डाल दिया, तो उसके 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा। मान लीजिए पुलिस ने ऐसा नहीं किया, आपको 3 दिन तक उसने जेल में बंद किया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपना वकील भेजेंगे। तो आपका वकील जाएगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को वो बताएगा कि मेरे क्लाइंट को पुलिस वाले ने इस फलाना थाने में 3 दिन से बंद किया हुआ है, जबकि कानून ये कहता है, अनुच्छेद 22 ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश करना पड़ेगा, पर पुलिस वाले ने ऐसा नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या कहेगा, वो सीधा ही रिट जारी कर देगा, मतलब कि ऑर्डर जारी कर देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, मतलब कि हैबियस कॉर्पस के तहत। और ये रिट जारी करेगा कि तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ा जाए और मेरे सामने पेश किया जाए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है ना। ऐसे डेफिनेशन में लिखा गया था कि व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो उस पुलिस को क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती उसने गिरफ्तार किया है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका लॉयर है, वकील है, वो ऑर्डर ले आएगा। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपको 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना था, पर उसने 3 दिन तक आपको पकड़ा हुआ है, पेश नहीं किया, और उसे सीधा आपको पेश करना पड़ेगा, उसी वक्त तत्काल पेश करना पड़ेगा। तो ये है आपका अधिकार। तो दूसरा रिट है परम आदेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। तो इसके अंदर क्या है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य यानी कि पब्लिक ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। मतलब कि जब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है, उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो मैं अब आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक कराने के लिए गए, तो आपने देखा कि वहाँ पर 2 काउंटर हैं। एक काउंटर पर तो पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है, और जो दूसरा काउंटर है वहाँ पर भीड़ नहीं लगी, पर वहाँ पर व्यक्ति बैठा है। आपने उससे पूछा कि सर टिकट बुक कर दीजिए, तो उसने कहा कि सर्वर डाउन है। आपने देखा जो दूसरा सिस्टम है वो तो चल रहा है, पर इस व्यक्ति का सिस्टम नहीं चल रहा, और आपका वहाँ पर रोज़ आना जाना है। तो दूसरे दिन आप गए, दूसरे दिन भी आपने यही दृश्य देखा कि एक जगह तो पूरी लाइन लगी हुई है और जो दूसरा काउंटर है वो खाली है।
तो फिर आपने पूछा, तो फिर उस व्यक्ति ने यही कहा कि सर्वर डाउन है। तो एक दिन आपने देखा कि हो क्या रहा है, तो जब आप अंदर गए, आप अंदर देखा आपने कि वो व्यक्ति जो है वो सर्वर कोई डाउन नहीं हो, वो अंदर 3 पत्ती की गेम खेल रहा है और आपको बार बार कह रहा है सर्वर डाउन है। तो आपने क्या किया, तो उसके अधिकारी को आपने, उससे जो ऊपर अधिकारी है उसे कंप्लेंट किया, पर उसके ऊपर अधिकारी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब आप क्या करेंगे, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ ये ऑर्डर जारी यानी कि रिट जारी करवा सकते हैं। तो अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो एक पब्लिक ड्यूटी कर रहा है ना व्यक्ति, वो सरकारी नौकर है, तो वो अपने ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहा है। याद रखिएगा जो परम आदेश है ये प्राइवेट पर नहीं लगेगा, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर लगेगा, क्योंकि जो प्राइवेट ड्यूटी करते हैं वो तो आपको पता ही है कैसे काम करते हैं, पर जो सरकारी ड्यूटी करते हैं वही ऐसे ढीलाखानी काम करते हैं। तो आप क्या करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रिट जारी करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जारी करेगा, जो उससे ऊपर का अधिकारी है उसे कहेगा कि इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लो, तो उसको तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया गया है। तो याद रखिएगा जब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा रिट है अधिकार परीक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। तो इसमें क्या है, यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। तो मैं अब आपको उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पड़ोस में भी एक लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और एक दिन क्या हुआ, उसने आपका दरवाज़ा खटखटाया और मिठाई का डब्बा लेकर आ गया। आपने पूछा क्या हुआ, किस खुशी में, तो उसने कहा मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तब आपने देखा उसका रोल नंबर चेक किया, आपने देखा ये तो फेल है, फिर इसकी सरकारी नौकरी कैसे लग गई। तब जब आपको इसकी अंदर की बात पता लगी तो आपको पता लगा कि इसने घूस देकर या रिश्वत देकर सरकारी नौकरी प्राप्त की है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सीधा सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके खिलाफ रिट जारी करवा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जिस डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगी है उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को अपना ऑर्डर देगा कि मुझे इसके CBT 1 के नंबर बताओ, CBT 2 के नंबर बताओ कितने हैं, इंटरव्यू में इसके कितने नंबर लगे, मतलब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। और जब उसे पता चलेगा कि इसने गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त किया है तो उसे जेल में कर देगा और फाइन अलग से लगेगा। तो यह है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। जब गैर कानूनी तरीके से कोई भी व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त कर लेता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो उसके बाद चौथा रिट है प्रतिषेध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये निम्न न्यायालय को जारी कर सकते हैं, और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो कोई भी मामला अगर जो निम्न न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस मामले को ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। तो कैसे कोई मामला किसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो सकता है, मान लीजिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि बिहार के पटना में कोई मर्डर हुआ, कोई व्यक्ति ने मर्डर किया और इसका मुकदमा चल रहा है तमिलनाडु के कोर्ट में। तो आप बताइए ये उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, मर्डर तो हुआ है, वो जुर्म तो है, पर बिहार का कोर्ट देखेगा ना इसे, पटना का, ना कि तमिलनाडु का कोर्ट देखेगा। तो ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है कि आप इस केस को नहीं देख सकते क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये पटना में मर्डर हुआ है ना कि तमिलनाडु में। तो यह है प्रतिषेध। तो पांचवा और आखिरी रिट है उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्च्योररी। तो इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चल रहा है उसे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित कर दें और वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो। आपको पता है कि सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे होता है हाई कोर्ट, और उससे भी नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है तो हाई कोर्ट उसे रिट जारी कर सकता है कि तुरंत इस मुकदमे को लंबित कर दो और मेरे पास भेजो, यानी कि वरिष्ठ न्यायालय हाई कोर्ट के पास भेजो। अगर हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिट जारी कर सकता है कि इस मुकदमे को लंबित कर दो और तुरंत अपने से वरिष्ठ न्यायालय यानी कि मेरे पास भेजो। तो कोई भी मुकदमा अगर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा हो तो जो उससे ऊपर का न्यायालय है वो रिट जारी करके कहेगा कि तुरंत इसे अपने से वरिष्ठ न्यायालय में भेजो। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।